हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम जो एनक्लेक्स बेसिस के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने ये एनक्लेक्स बेस्ड हैं, जो आपके एम्स PGI जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच प्रिकॉशन मस्ट ए नर्स टेक व्हेन चेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ एन HIV पॉजिटिव क्लाइंट। कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए नर्स को जब आप एक HIV पॉजिटिव क्लाइंट का BP मेजर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है वियर ग्लव्स, दूसरा है वियर ए गाउन, तीसरा है यूज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, चौथा है वॉश हैंड। तो आपका कौन सा प्रिकॉशन करना है जब आपको BP लेना हो। पहला ऑप्शन वियर ग्लव्स, दूसरा वियर ए गाउन, तीसरा है यूज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, चौथा है वॉश हैंड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी वॉश हैंड। ऐसी कंडीशन में आपको हैंड वॉश करना है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए HIV पॉजिटिव जो पेशेंट है उसमें आपको जो ब्लड कॉन्टैक्ट है उससे दूर रहना है, ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए। आप अगर ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो आपको PP यूज़ करना है, आपको ग्लव्स भी पहनने हैं, गाउन भी पहनने हैं और जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं जो आपको सारे रखने हैं। लेकिन आप अगर BP ले रहे हो तो वहाँ पर आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉश हैंड करके भी आप BP ले सकते हैं। ये एनक्लेक्स बेसिस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नर्स टीचेस ए ग्रुप ऑफ फायर फाइटर अबाउट द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जो एक नर्स है वो टीचिंग कर रही है अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, कैसे स्प्रेड होता है। विच स्टेटमेंट बाय ए फायर फाइटर इंडिकेट्स द टीचिंग हैज़ बीन इफेक्टिव। जो फायर फाइटर्स को कौन से मतलब आप कैसे पता चलेगा कि ये टीचिंग इफेक्टिव है। जब आपके फायर फाइटिंग बोलते हैं आई कुड गेट TB इफ़ आई कम इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या ये इफेक्टिव है टीचिंग। फिर नेक्स्ट, आई कैन शेयर ए कप ऑफ कॉफ़ी विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड विद TB। क्या ये है। दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हैं कि जो नर्स ने टीचिंग किया ट्यूबरक्लोसिस के बारे में वो उनके समझ में आया। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, आई कुड गेट TB इफ़ आई इनहेल इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट व्हेन ए इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कफ्स। बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस पॉइंट के हिसाब से लगता है कि उसको समझ में आ गया TB के बारे में। चौथा ऑप्शन है हमारे पास में, आई नीड टू रिफ्रेन फ्रॉम शेकिंग हैंड्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो कौन से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि जो फायर फाइटर हैं उनके लिए जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो गई है। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर भी C। टीचिंग नर्स ने टीचिंग किया है कि कैसे जो ट्यूबरक्लोसिस फैलता है तो उनके समझ में आया। कौन से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि उनको समझ में आ गया। तो ये जो C ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा है आई कुड गेट TB, कि मुझे TB हो सकती इफ़ आई इनहेल इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट व्हेन एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कफ। जब कोई अब पॉजिटिव या इन्फेक्टेड जो पर्सन है वो अगर कफिंग करे और वो ड्रॉपलेट में इनहेल कर लूँ तो मुझे TB हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग सीज वाला जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ट्यूबरक्लोसिस की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द एनुअल मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट टू एम्प्लॉइज, the nurse instructs the staff to return with how many hours after administration to have the result determined। देखिए कितनी लंबी लाइन है, क्वेश्चन इतना सा है। मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्लिन जो स्किन टेस्ट है उसको एडमिनिस्टर करने के बाद में नर्स स्टाफ को बोलती है कि इतनी देर बाद में आप रिजल्ट देखना है। तो कितने टाइम। पहला ऑप्शन है 12 से 24, दूसरा है 24 से 48, तीसरा है 48 से 72 आवर, चौथा है 72 से 84 आवर। तो क्या होगा राइट आंसर। व्हाट विल बी द राइट आंसर। जब आप मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्लिन टेस्ट दे रहे हैं तो स्किन को दोबारा आपको ऑब्जर्व करना है, तो कितने टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे। तो राइट आंसर इज
48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे के अंदर। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रिकमेंड, जो आपकी CDC है वो क्या कहती है, रिकमेंड द स्किन टेस्ट बी रीड एज 48 to 72 आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। एडमिशन रिजल्ट आफ्टर 72 आवर आर नॉट एक्यूरेट एंड अनदर स्किन टेस्ट नीड टू बी कंडक्ट। आप 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको चेक करना है। अगर 72 से 73 भी आवर हो गए तो ये आपकी इफेक्टिव नहीं होगा, आपको दोबारा टेस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए 48 से 72 घंटे, आप 72 घंटे पर चेक कर सकते हो लेकिन बाद में नहीं करना आपको। आफ्टर अगर एग्जाम में आ जाए 72 आवर तो ठीक है, अगर आपको मिल रहा है कि आफ्टर 72 आवर तो नहीं, तो 48 to 72 आवर में आपको चेक करना है, ये CDC कहती है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद मीनियर डिजीज, एक क्लाइंट है जिसको मीनियर्स डिजीज है। विच नर्सिंग डायग्नोस वुड टेक प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो प्रायोरिटी में रहना चाहिए ऐसे क्लाइंट के लिए। पहला ऑप्शन है रिस्क फॉर इंजरी, दूसरा है डिस्टर्ब बॉडी इमेज, तीसरा है लो सेल्फ एस्टीम, चौथा है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। एक मीनियर्स डिजीज का पेशेंट है तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो प्रायोरिटी बेसिस पे रहना चाहिए। पहला है रिस्क फॉर इंजरी, दूसरा है डिस्टर्ब बॉडी इमेज, तीसरा है लो सेल्फ एस्टीम, चौथा है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। तो राइट आंसर इज रिस्क फॉर इंजरी। रिस्क फॉर इंजरी है इसके ऊपर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मीनियर्स डिजीज अकर व्हेन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पार्ट ऑफ इनर ईयर गेट्स टू हाई। देखिए मैंने लिखा भी है साथ में, मीनियर डिजीज जब होती है जब आपका जो इनर ईयर है उसका फ्लूइड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट द क्लाइंट एट रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू अल्टर्ड मोबिलिटी बिकॉज द गेट डिस्टर्बेंस एंड वर्टिगो। जब आपके इनर ईयर में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आपको क्या रहेगा, फिर आपको बैलेंस, बॉडी का बैलेंस है वो नहीं हो पाएगा, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप गिर सकते हैं तो आपको चोट लग सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिस्क फॉर इंजरी, आपको इंजरी से बचाना है, ठीक है, आपको इंजरी से बचाना है। नेक्स्ट चलते हैं। वाइल ड्राइविंग द क्लाइंट फॉरगॉट हाउ टू गेट होम, जब कोई ड्राइव कर रहा है तो क्लाइंट भूल गया कि घर कैसे जाए। विच लोब कुड बी डिसफंक्शनल, कौन सा जो ब्रेन का लोब है वो डिसफंक्शनल हो सकता है। पहला ऑप्शन है टेम्पोरल, दूसरा है पेराइटल, तीसरा है ओसिपिटल, चौथा है फ्रंटल। तो कौन सा लोब है जो आपका मेमोरी का काम करता है। व्हाइल ड्राइविंग द क्लाइंट फॉरगॉट हाउ टू गेट होम, ड्राइव करने के दौरान जो क्लाइंट है भूल गया कि कैसे घर जाएं। विच लोब कुड बी डिसफंक्शनल, कौन सा लोब डिसफंक्शनल है, टेम्पोरल, पेराइटल, ओसिपिटल या फ्रंटल। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज फ्रंटल। फ्रंटल लोब की डिसफंक्शनल की वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। द फ्रंटल लोब रेगुलेट्स इंटेलेक्चुअल फंक्शंस सच एज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो आपका इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, वो आपका फ्रंटल लोब होता है। द टेम्पोरल लोब रेगुलेट मेमोरी, मेमोरी के लिए आपका टेम्पोरल लोब है। स्पीच एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए टेम्पोरल लोब है। द पैराइटल लोब रेगुलेट्स रीडिंग, जो आपका पैराइटल लोब है वो रीडिंग की एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी एंड स्पाशियल रिलेशनशिप, इसके लिए आपका पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। द ओसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन फंक्शन, और जो ओसिपिटल लोब है वो आपका विजन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट विच इंटरवेंशन अप्लाइज टू द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड नेक इंजरी, किसी को नेक इंजरी है और आपको एक्सीडेंट का सीन दिख रहा है तो कौन सा इंटरवेंशन आपको करना चाहिए सस्पेक्टेड नेक इंजरी के केस में। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर CPR, दूसरा है कीप द पर्सन वार्म, तीसरा है डू नॉट मूव द क्लाइंट, चौथा है आस्क द क्लाइंट टू स्टेट हर नेम एंड बर्थडे। तो क्या आएगा राइट आंसर। एक्सीडेंट का सीन है आपके पास में, कौन सा इंटरवेंशन लागू होगा इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड नेक इंजरी। पहला है ऑप्शन एडमिनिस्टर CPR, दूसरा है कीप द पर्सन वार्म, तीसरा है डू नॉट मूव द क्लाइंट,
चौथा है आस्क द क्लाइंट टू स्टेट हर नेम एंड बर्थडे। द राइट आंसर इज डू नॉट मूव द क्लाइंट। क्लाइंट को आपको मूव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिबल इंजरी बोल सकते हैं, आपके स्पाइनल इंजरी, वर्टिबल या फिर स्पाइनल इंजरी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको डू नॉट मूव द क्लाइंट को छेड़ना नहीं है। इन द केस ऑफ नेक इंजरी, देखिए बाकी केस में आपको जो नॉर्मल फॉलो करना है वो करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ट्रीटमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। कौन सा ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस में? पहला ऑप्शन है प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, दूसरा है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक थेरेपी, तीसरा है रिड्यूस एंजाइटी, चौथा है रिलीव पेन। तो क्या आएगा राइट आंसर? कौन सा मैनेजमेंट जो इमीडिएट होना चाहिए एक्यूट अपेंडिसाइटिस में? पहला ऑप्शन प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, दूसरा एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, तीसरा रिड्यूस एंजाइटी, चौथा रिलीव पेन। तो राइट आंसर इज रिलीव पेन। आपको पेन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एक्यूट अपेंडिसाइटिस में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और वो पेन तुरंत आपको उसके ऊपर प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले आपको पेन को रिलीव करना है, उसके बाद में आप बाकी काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस शुड इंक्लूड विच ट्रीटमेंट। आपको मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस, तो कौन सा ट्रीटमेंट इंक्लूड होगा? पहला ऑप्शन है इंक्रीज फाइबर इन डाइट, दूसरा है एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक्स, तीसरा है पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है लिक्विड डाइट फॉर 1 to 2 days। तो क्या आएगा राइट आंसर? कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट करोगे एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट में? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी है। एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला टिपिकली फ्रॉम एन इन्फेक्शन, जो कि आपका एक इन्फेक्शन से होता है। सच एज द प्रायोरिटी ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक टू एड्रेस द रूट ऑफ कॉज ऑफ द कंडीशन। तो इस कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो डाइवर्टिकुलाइटिस है उसका कोज है इन्फ्लामेशन, जबकि इन्फ्लामेशन के वजह से होते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। An enema is prescribed for a client with suspected appendicitis. The nurse should take which action? एनिमा प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर ने जो सस्पेक्टेड है अपेंडिसाइटिस का, तो नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है टेल द क्लाइंट टू लाई ऑन हिज लेफ्ट साइड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, तीसरा है कंपाइल नेसेसरी इक्विपमेंट, चौथा है क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर। तो क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? अपेंडिसाइटिस सस्पेक्टेड का पेशेंट है, उसके लिए एनीमा ऑर्डर हुआ है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? लेफ्ट साइड में लेटाओ और एनीमा लगा दो? नहीं। तो क्या करोगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर? नहीं। तो क्या करोगे? कंपाइल नेसेसरी इक्विपमेंट? फिर क्या करोगे? क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर? जी हाँ, यही करना है। डॉक्टर को क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब आपकी अपेंडिसाइटिस होती है, सस्पेक्टेड होती है, तो उसमें अगर आपने एनीमा दे दिया तो एनीमा क्या करेगा? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है उन सब में क्या करेगा? ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा देगा, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा दिया तो वहाँ पर परफोरेशन के होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए एनीमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रप्चर हो जाएगी आपकी अपेंडिक्स, तो आपको एनीमा नहीं देना है। डॉक्टर को पूछना है क्या आप गलती से तो नहीं लिख दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। A 28-year-old client has just given birth. At 1 minute, the baby appears healthy with the exception of bluish hand. Which of the following would the nurse midwife pronounce? एक बच्चा है, एक क्लाइंट है 28 ईयर ओल्ड, जिसने बेबी को जन्म दिया है। 1 मिनट में बेबी अपीयर हेल्दी, बेबी आपको हेल्दी अपीयर हो रहा है, बेबी इज हेल्दी विद एक्सेप्शन ब्लूइश हैंड, लेकिन आपको
ब्लूइश हैंड देखने को मिल रहा है, ब्लूइश हैंड देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द नर्सिंग मिडवाइफ प्रोनाउंस, तो यहाँ पर अबगार स्कोर आपको कितना होने वाला है, हेल्दी बेबी है, बस ब्लूइश हैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या रहेगा स्कोर, स्कोर 11, स्कोर 9, स्कोर 6, स्कोर 4, क्या रहेगा राइट आंसर, स्कोर 9, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्होंने बाकी सब हेल्दी बताया है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया है। 10 स्कोर इसका मैक्सिमम होता है, 10 आपका मैक्सिमम अबगार होता है। यहाँ पर ब्लूइश जो हैंड है उसकी वजह से, ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से आपको 1 मार्क्स, जो 1 नंबर है वो कम होके आपका 9 मार्क्स हैं। मैंने पहले वीडियो बना रखा है कैसे आपको बोर्ड स्कोर चेक करना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक यू आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं।